आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और हर हफ्ते की तरह सैटरडे को हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं मैप इन न्यूज़ का एक और एपिसोड, एक और कार्यक्रम। ध्यान दें, ये जो एपिसोड है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात जो सिविल सेवा परीक्षा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है, और वो भी प्री को लेकर। वाई? बिकॉज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने नोटिस करा होगा भाई, सिविल सेवा परीक्षा में बीते वर्षों में खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि मैप बेस्ड हैं, और वो भी वो मैप जो अक्सर खबरों में अर्थात न्यूज़ में बने रहते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेटेड PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेटेड का अर्थ क्या है? अभी मैं फ्री हैंडली सारे मैप्स ड्रॉ करूंगा और उसमें कुछ चीज़ें पुट करूंगा, तब के केस में आपके पास अपडेटेड मैप उपलब्ध हो। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अर्थात अभिनव बौरे ज्योग्राफी, इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप अपडेटेड PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें, केवल PDF को अपडेट करने से या फिर टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लेने से आपका कार्य नहीं बनेगा। प्रयास करिएगा कि इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ज़रूर आपके पास हो, उस एटलस पे मार्किंग्स करें और उसे कंसेप्चुलाइज करने का प्रयास करें। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर, और आई थिंक ये खबर मैंने सेपरेटली भी कवर करी थी, और आज हम इसे मैप बेस्ड अर्थात इसके नक्शे पर आधारित तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। यहां ध्यान दें, न्यूज़ क्या है भाई? तो वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के पास विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। जो तट है इसका नाम है तामजा। ये दुनिया का सबसे गहरा जो है ब्लू होल का तट बन गया है। अब इसकी गहराई की अगर मैं चर्चा करूं तो ये लगभग 1380 फीट जो है इसकी गहराई है। इसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके पहले जो सबसे गहरा ब्लू होल था वो लगभग 990 फीट के आसपास था, और ये जो है वो दक्षिण चीन सागर में स्थित था और इसका नाम ड्रैगन होल था। अब यह होल क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, भौगोलिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है, आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। परंतु हम अभी चर्चा करेंगे बेसिकली मैप पर कि भाई इस लोकेशन के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, और साथ ही आपके लिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जानना आवश्यक होंगी। तो भाई सबसे पहले तो कुछ प्रिंटेड मैप के माध्यम से देखा जाए तो यहां आपको बेलीज दिखाई देगा, इसी प्रकार से मैक्सिको का एरिया है, और यहां पर एक जो है वो तटीय क्षेत्र है। हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए हम हर बार की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, अर्थात जो देश है मैक्सिको। फाइन, तो मैक्सिको देश यहां पर ये मिला है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैक्सिको है इसकी सीमाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डायमेंशन तो आपको ये नोट डाउन करना है दैट जो मैक्सिको है ये आता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का देश है भाई। साथ ही इसकी जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, आप प्राकृतिक कह लीजिए या राजनीतिक कह लीजिए, इस देश की सीमा किस किस देशों के साथ लगती है तो जरा ध्यान दीजिए। यह सीमा लगती है भाई सबसे पहले USA के साथ, इसके अलावा ये ग्वाटेमाला के साथ। ग्वाटेमाला अभी मैं आपको इसके दर्शन भी कराता हूं, और इसके अलावा बेलीज के साथ। बेलीज ये एक देश है, ये आते हैं, ये दोनों ही देश जो है ये मध्य अमेरिका में आने वाले देश हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। सेंट्रल अमेरिका। अब जरा ध्यान से देखिए, नक्शे पर अगर हम आए तो जरा फोकस करिएगा। यहां कहीं पर बच्चे आपको दिखाई देता है मैक्सिको का एरिया। अभी मैं USA और मैक्सिको की बॉर्डर के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं, जहां पर यह बॉर्डर बेसिकली फॉर्म करती है एक नदी जिसका नाम है रियो ग्रैंड नदी, और भी अन्य नदियां हैं इस एरिया की, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। यह मैक्सिको का एरिया है। यहां ध्यान दें तो आपको एक देश दिखाई देगा बेलीज के नाम से। यह देश कहां पर आता है तो अभी मैं यहां पर सागरों की भी चर्चा करूंगा, तो ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो स्थलीय सीमा है ये ग्वाटेमाला के साथ लगती है।
ये सीमा लगने की बात हुई। क्रम याद रख लीजिए, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद नीचे आपको सेल्वाडोर, सेल्वाडोर के बाद आपको निकारागुआ, फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा ये कोस्टारिका है, और यहां जो देश है इसे पनामा कहा जाता है। तो एक बार सतही तौर पर एटलीस्ट इन देशों के बारे में भी जान ले, बाकी हम डिटेल में इन देशों के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो ये मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे बेलीज, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। डन। चलिए अब जरा इसे फ्री हैंडली आइए देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमने सीमाओं को देखा, अब आइए इसे थोड़ा ड्रॉ करते हैं भाई। देखिए प्राकृतिक तौर पर हमें किस प्रकार का दिखाई देता है ये एरिया। यहां आप पाएंगे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है मैक्सिकन एरिया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर काफी आश्चर्य भी होगा कि विश्व की सबसे बड़ी जो जनसंख्या निवास करती है, जो बेसिकली स्पेनिश बोला करती है, ये किसी स्पेन नामक देश में नहीं निवास करती, बल्कि ये बड़ी सी जनसंख्या निवास करती है बेसिकली आप पाएंगे मैक्सिको में। ओके, तो ये एरिया है और इस एरिया में यहां पर आपको एक प्रायद्वीपीय भाग दिखाई देगा। ओके, अब इस प्रकार से पढ़ने पर आपको एक सहायता मिलेगी कि आप चीजों को बेहतर तरीके से और जल्दी याद कर पाएंगे। चलिए तो आए जरा हम यहां फोकस करते हैं इसकी प्राकृतिक स्थिति पे। तो मैक्सिको में जो प्राकृतिक आपको स्थितियां दिखाई देंगी या प्राकृतिक स्थलाकृतियां दिखाई देंगी या भू आकृतियां दिखाई देंगी, ये कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर आपको मैक्सिको के एक तरफ, मैं किस ओर की बात कर रहा हूं, यह है बेसिकली इसका पूर्वी भाग, तो यहां आपको मैक्सिको की खाड़ी दिखाई देगी, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहां पर आपको याद रखना है बच्चे, ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी बेसिकली मैक्सिको के खाड़ी के दूसरे एरिया की, जहां हमने यूकेंटिया की बात करी थी, जहां हमने क्यूबा की बात करी थी, बहामास की बात करी थी, हैती की बात करी थी। आई थिंक आपको याद होगा। चलिए, तो यह है मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया। बच्चे ये वाला जो स्थान आपको दिख रहा है यह कहलाता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में भी जरा ध्यान दें, आपको प्रशांत महासागर से लगा हुआ ये जो किनारा दिख रहा है, जरा फोकस करिएगा, आपको इस स्थान पर दिखाई देगी एक खाड़ी। इसे कहा जाता है बेसिकली कैलिफोर्निया की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, तो ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ओके, या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। डन। अब जरा आए और अंदर चलते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं दो, फोकस करिएगा, याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कहलाता है एक प्रायद्वीप। जिन भी विद्यार्थियों को इसका नॉलेज ना हो दैट प्रायद्वीप क्या कहलाता है, तो आपको इतना याद रखना है, 3 दिशाओं से घिरा हुआ स्थलीय भाग या फिर 3 दिशाओं से सागरों से घिरा हुआ स्थलीय भाग, इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। और ये जो है इसे कहा जाता है बाजा कैलिफोर्निया। तो ये बाजा कैलिफोर्निया वाला एरिया है, ये बेसिकली कैलिफोर्निया की खाड़ी है। डन। अब जरा आए इस ओर जरा फोकस करिए। इसे मैं थोड़ा सा एडिट करूं ताकि आपको समझाने में थोड़ी समस्या ना हो। तो आए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जरा फोकस करिए, यहां आपको एक और प्रायद्वीपीय भाग दिख रहा है। एटलस उठाइए डियर और ध्यान से इस एरिया को मार्क करिए। ये जो एरिया है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर भी एक प्रायद्वीप है, यह कहलाता है युकांटा का प्रायद्वीप। ओके, तो यह है युकांटा प्रायद्वीप। अब जरा और फोकस करिए, यहां पर आपको कुछ पर्वत श्रेणियां दिखेंगी। आइए जरा इन पर्वत श्रेणियों को भी मार्क करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसलिए ध्यान से इन मार्किंग्स को अपने दिमाग पर सेटल डाउन करेंगे। ये बच्चे जो आपको दिख रहा है ये पर्वत श्रेणी कहलाती है सियारा माद्रे। लेकिन जरा रुकिए, सियारा माद्रे 2 हैं। ओके, तो यहां पर आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे, सियारा माद्रे एक ऑक्सीडेंटल है और सियारा माद्रे एक ओरिएंटल है। एक है भाई जो सीमा बनाती है कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर की ओर, और एक श्रेणी है जो कि सीमा बनाती है अपोजिट डायरेक्शन में। आइए जरा इसे एक्चुअल नक्शे पर भी देखें। देखिए
ये है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और यहां ध्यान देखिए तो सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये अपोजिट साइड है, गल्फ ऑफ मेक्सिको के साइड है। ओके, तो आइए जरा इसे भी मार्क करें। यहां है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और इसी तरीके से दूसरे डायरेक्शन में यहां पर आप पाएंगे सियरा माद्रे ओरिएंटल आपको दिखाई देगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने एटलस में जरूर इसे मार्क करा होगा। अगर देखने में समस्या हो रही हो तो यहां आपको दिखाई देगा, ये ओरिएंटल वाला पार्ट है। ओके, आइए सियरा माद्रे, यहां पर आएगा ओरिएंटल, ऊपर आएगा ऑक्सीडेंटल। ओके, चलिए यहां पर भी हम जरा नामकरण कर दें, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। डन, ये मार्किंग कंप्लीट है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो सियरा माद्रे ओरिएंटल है और ऑक्सीडेंटल है, इनके बीच में जरा ध्यान से देखिए। ओके ओके, यहां ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन बेसिकली कहलाता है सेंट्रल प्लेट्यू या मेक्सिको का मध्यवर्ती पठार। ये किनके बीच में आ रहा है जरा नोटिस करिए, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये कहलाता है इसका सेंट्रल प्लेट्यू या केंद्रीय पठार, या फिर कई बार मैक्सिकन चीजों मध्यवर्ती पठार। तो आए जरा इसे भी हम अपने एटलस पर मार्क कर लेते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली कहलाता है, ये वाला पोर्शन ये बेसिकली कहलाता है भाई मेक्सिको का केंद्रीय पठारीय भाग। डन, तो ये कहलाता है मध्यवर्ती पठार, वो भी कहां का, मेक्सिको का। ओके, अब यहां पर कहानी इतनी ही सीमित नहीं है, आप पाएंगे कि इस क्षेत्र में एक और स्थान है, एक और श्रेणी है जो आपको दिखेगी कुछ इस प्रकार से, सियरा माद्रे डेल सुरे। इस श्रेणी की खासियत यह है कि यह दक्षिणी भाग में है और यह प्रशांत महासागर की ओर आपको दिखाई देगी। ओके, तो आइए जरा इसे भी मार्क कर ले, सियरा माद्रे डेल सुर। आइए सियरा माद्रे डेल सोर वाली श्रेणी। देखिए मैं आगे बढ़ूं उसके पहले जरा फोकस करिए, मैं कुछ मार्किंग्स आपको दिखाना और भी चाहता हूं। यहां फोकस करिए, ध्यान दें, आपको एक स्थान दिख रहा है, यहां पर आपको एक वोल्केनो दिख रहा है। ओके, कौन सा वोल्केनो है ये वोल्केनो भी है, पर्वत भी है। देखिए ध्यान से, एटलस में भी और अपने जो है वो नोट्स में भी इसे मेंशन करें। ये नाम आपको दिखाई देगा वोल्केनो ओरिजाबा। याद रखें कि इस नाम से आपसे प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है बेसिकली मेक्सिको की। ओके, ओरिजाबा ये आपको दिखेगा इस स्थान पे, ये वोल्केनो भी है और हाईएस्ट पीक भी है। इसे मैं अलग से इस स्थान पर लिख देता हूं, मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसे कहा जाता है माउंट या फिर सीधा ओरिजाबा। ओके, ये एक ज्वालामुखी है जो आपको इस स्थान पर दिखता है। आई थिंक आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आप पाएंगे कि इस स्थान पर, यहां पर जो वोल्केनो है, इसके बाद आपको दो इलाके और मार्क करने हैं। फाइन, दो बेसिकली खाड़ियां हैं, इनमें से एक गल्फ ऑफ मेक्सिको का पार्ट है और एक जो है ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। खासा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। ओके, इसे कहा जाता है बेसिकली, इसे जरा क्लीन कर दें। सबसे पहले नीचे आपको दिखाई देगा गल्फ ताहुन टेपेक। फाइन, ये आपको दिखाई दे रहा है गल्फ ताहुन टेपेक। ओके, और ऊपर वाले पार्ट में जरा 2 मिनट बाद हम आते हैं। ताहुन तेपेक को पहले जो है मार्क करें, ताहुन तेपेक की खाड़ी। आई थिंक अब आप समझ चुके हैं
कि ये खाड़ी किसका पार्ट है बच्चे, साक्षात दिख रहा है, ये पार्ट है बेसिकली प्रशांत महासागर का। डन। अब इसके अलावा ऊपर आ जाएं तो यहां आपको दिखाई देगा कैंप के, ये जो कैंप के की खाड़ी है ये आपको दिखाई देगी मैक्सिको की खाड़ी के पास। कैंप के की खाड़ी बच्चे कहां पर है ये, इस बात को एक बार रिपीट करें, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास है। अब ये जो स्थान आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है स्थलढमरू मध्य, और इस स्थलढमरू मध्य का नाम क्या है, तो जरिए इसे थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं, यहां कहीं ले आते हैं, और याद रखिए कि इसे कहा जाता है बेसिकली स्थल संधि। स्थल संधि, और ये स्थल संधि बेसिकली कहां आ रही है, तो याद रखें ये आ रही है मैक्सिको में, ताहुन तापेक। स्थल संधि ये मैक्सिको में स्थित है। आई थिंक बच्चे डेफिनेटली आपने नोट डाउन करा है। डन। अब जरा मैं एक न्यूज इसमें और ऐड करना चाहता हूं पहले, लेकिन हम इसकी रिवर्स देख लें भाई। मैंने जैसा आपको कहा था कि ये यूएसए के साथ सीमा साझा करता है, तो भाई सीमा साझा करने पर इसकी सीमा बनाती कौन सी नदी है, तो यहां देखिए आपको दिखाई देगा एक रिवर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसे कहा जाता है रियो ग्रैंड नदी। बच्चे ये जो रियो ग्रैंड नदी है ये यूएसए और मैक्सिको की, यूएसए व मैक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रैंड रिवर। डन। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा काफी विवादित है। क्यों? क्योंकि आपने शायद डंकी पैसेज का नाम सुना होगा, एक माध्यम जिससे यूएसए तक पहुंचा जा सकता है बिना वीजा पासपोर्ट के। फाइन, यहीं से पास होते हैं। रियो ग्रैंड नदी को पार करके दूसरी तरफ जाया जाता है। वैसे बात बहुत सारे हैं, इतना याद रखिए कि ये जो रियो ग्रैंड रिवर है, ये रियो ग्रैंड रिवर लोग पार करके यूएसए में एंटर करने का, इलीगली एंटर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक नदी और है, जरा उसके भी दर्शन कर लें। यहां आपको दिखाई देगा, यहां पर कुछ इस प्रकार से, ये एक नदी है बालसास। फाइन, ये जो बालसास नदी है, ये नदी प्रशांत महासागर में अपना जल विसर्जित कर रही है और मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती है। तो आइए जरा इस नदी को भी सम्मान दिया जाए, और आप इस प्रकार से पाएंगे कि यहां से नदी बहते हुए पहाड़ों के बीच से प्रशांत महासागर में प्रवेश करती है। इसे कहा जाता है बालसास नदी। ये नदी बेसिकली आती है मैक्सिको में और सबसे लंबी नदी है वहां की, सबसे लंबी नदी है मैक्सिको की। आई थिंक बच्चे आपने जरूर इसे नोट डाउन करा है। ठीक है, तो ये कुछ मार्किंग्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा जो मैं आपसे बात कह रहा था, याद रखिए कि मैंने पहले भी इसे कवर करा है कि भाई ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको दिख रही है, ध्यान दीजिए कि इस कैलिफोर्निया की खाड़ी के बारे में आपने पहले भी न्यूज़ें सुनी हैं, खबरें सुन रखी हैं आपने। कौन सी खबर भाई? तो दुनिया का सबसे, चलिए मैं इसे अलग स्लाइड में लिख देता हूं, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा सागरीय स्तनधारी जीव, सागरीय स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव भाई कौन सा है? वो था भाई वैक्वीटा। वो है भाई, ईश्वर की कृपा से अभी जीवित है, वो है वैक्वीटा। ये केवल 100 बचे हुए हैं, और ये 100 जीवित कहां पाए जाते हैं? जिस स्थान की हम अभी चर्चा कर रहे थे, इसे कहा जाता है बाजा कैलिफोर्निया का एरिया या खाड़ी वाला एरिया। ये समुद्री जीव है तो बाजा कैलिफोर्निया में खाड़ी वाले एरिया में रहती है। ये जीव बेचारा जो है वो तेजी से समाप्त हो रहा है। नोट डाउन कर लीजिए कि ये समाप्त होता हुआ जीव क्यों समाप्त हो रहा है, क्योंकि यहां हो रही है बाय कैचिंग। बाय कैचिंग का मतलब क्या है? बाय कैचिंग का मतलब है गलती से इसे पकड़ लिया जा रहा है। शिकार करने किसका आता है मछुआरा? शिकार करने आता है टोटोबा का, टोटोबा, या कई बार मैं इसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसकी स्पेलिंग है TOTABA,
टोटोआबा है, टोटोआबा, ये इसकी स्पेलिंग है। टोटोबा कह लीजिए या टोटोआबा कह लीजिए। फाइन। तो ये जो है ये एक मछली है जिसका शिकार करा जाता है क्योंकि ये चाइनीज क्विजीन का पार्ट है। फाइन। तो इसके शिकार के लिए मछुआरा जो है वो जाल फेंकता है, पर गलती से वेक्वीटा फंस जाती है। ठीक है। टोटोबा के लिए एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिचेस्ट चाइनीज क्विजीन का तो पार्ट है ही, साथ ही इसे समुद्र का कोकीन भी कहा जाता है, समुद्र का कोकीन। फाइन। और साथ ही इसे जो है स्विमिंग ब्लैडर भी कहा जाता है। इसी मछली को न्यूज में रही थी, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, प्लीज बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बेसिकली इसे कहा जाता है स्विमिंग ब्लैडर। ये स्विमिंग ब्लैडर जो मछली है इसका शिकार करा जाता है इस एरिया में, और समस्या ये है कि बेचारी हमारी वेक्वीटा जिसका शिकार नहीं होता वो गलती से जाल में फंस जाती है। ये भी इस स्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे इस बारे में भी डिस्कस करा। यहां आप पाएंगे इस प्रकार से आपको नक्शे पर ये एरिया दिखेगा। अगर आप नोट डाउन ना कर पाए हों तो आप इस स्थान से जो है आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली वो खाड़ी है जहां हमारी वेक्वीटा निवास करती है। ओके, ये जो एरिया है ये है मैक्सिको। आई थिंक आपने इसे नोट डाउन जरूर करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली खबर की ओर हम अग्रसर होते हैं, पर उसके पहले चलिए एक प्रयास करते हैं। एक प्रश्न आपसे करा जाएगा, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट का संबंध किस देश से है। फाइन। यहां पर कुछ जो है वो मेल कराए गए हैं, आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। ध्यान से देखिए, आप पाएंगे केप फ्लोरिस्टिका रीजन, ये मेक्सिको वाला एरिया है। सुंडालैंड वाला एरिया ये कहा गया है इंडोनेशिया में आता है। और ये भी याद रखिएगा, प्रयास करें कि जब आप इसका उत्तर दें तो आपके पास एटलीस्ट वो आधार हो। ऐसा ना हो कि आपका उत्तर केवल और केवल जो है वो सतही तौर पर एक तुक्का हो। मैं अक्सर जो है कमेंट बॉक्स देख रहा होता हूं, तो कई स्टूडेंट जो है वो केवल हमें आंसर देना है इस कारण से एक उत्तर को चुन लेते हैं। आधार हो, आपको पता हो, अन्यथा आप प्रयास करें कि आप उसके उत्तर तक पहुंचे। ओके, तो यहां आप पाएंगे कि कुछ युग्म आपके सामने दिए गए हैं। प्रयास करें और यह बताएं कि इन युग्मों में से कितने सही जो है वो सुमेलित हैं। फाइन। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर जरूर दिया होगा। आइए जरा इसके आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। फाइन। ये जो आप देख रहे हैं पाइन ओक वुडलैंड्स, आप अगर तुक्का लगाना चाहते या फिर एक स्मार्ट गेसिंग लगाना चाहते तो आसानी से आप लगा पाते कि वुडलैंड्स वाला एरिया कहां आता है। फाइन। कंपनी कहां की है, या फिर इस प्रकार से आप सोच सकते थे। फाइन। अब या फिर कारू वाला एरिया, कारू काफी फेमस है। फाइन। अगर आपने कभी सर्च करा हो तो आपने इस नाम को कभी ना कभी सुना होगा। आइए जरा इसे देखते हैं। पीछे दिए हुए मानचित्र पर बच्चे फोकस करिएगा। ये पृथ्वी के जो स्थलीय भाग हैं, अर्थात हम सागरीय जो हॉटस्पॉट है उनकी चर्चा नहीं कर रहे, ये बायोडायवर्सिटी के स्थलीय हॉटस्पॉट हैं। और पीछे दिए हुए नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। आप बच्चे पाएंगे कि आपको विश्व के अलग अलग स्थानों पे, जैसे एटलांटिक फॉरेस्टेड एरिया, ये अमेज़न वाले एरिया का खासा क्षेत्र कवर करता है, ये ब्राजील वाले एरिया में आता है। इसी प्रकार से आप जरा ध्यान से देखें तो पाइन ओक वुडलैंड्स, ये एरिया आपको कहां दिखाई दे रहा है, ये यूएसए वाले एरिया में है। यानी कि हमारा एक कथन सही निकला भाई। जरा ध्यान से देखिए, सुंडालैंड वाला एरिया ये आपको इंडोनेशिया के ही एरिया में दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारा कथन एक और सही निकला। अब जरा बचे हुए कथनों पर फोकस करें। आप पाएंगे केप फ्लोरिस्टिका रीजन ये कहां पर है, तो जरा ध्यान से देखिए। आपको फ्लोरिस्टिका जो रीजन है, ये रीजन आपको दिखाई देगा दक्षिण अफ्रीका में, ना कि प्रश्न में दिया हुआ मैक्सिको वाला एरिया। यानी कि ये जो है ये गलत है। और जो कारू एरिया है, आइए जरा इस पर भी फोकस करते हैं। ये जो कारू एरिया है ये भी दक्षिण अफ्रीका में है और हमें भी दिया गया है दक्षिण अफ्रीका। फाइन। तो आई थिंक आपने
मेरे एक्सप्लेनेशन से अंदाज लगा लिया है किसका सही उत्तर क्या होगा। हमने देखा कि जो फ्लोरिस्टिक का रीजन है, ये रीजन यहां नहीं कहीं और है। ये कथन जो है ये गलत हो गया। सुंदरलैंड वाला एरिया इंडोनेशिया, ये बिल्कुल सही है। वुडलैंड्स वाला एरिया ये जो है बाय डिफॉल्ट यूएसए में है, और कारू वाला एरिया ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। फाइन, तो हमारे दिए हुए कथनों में से 3 सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ें तो आप यहां पीछे देख पाएंगे कि भाई बीते हफ्ते मलेशिया की जो रॉयल नेवी है, इनके सालाना कार्यक्रम के दौरान जो है वो 2 इनके मिलिट्री जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आपस में टकरा गए। इस हादसे में जो है वो कुछ लोगों की मृत्यु हुई। दर्दनाक हादसा था, लेकिन हमारे लिए चूंकि ये एरिया न्यूज में रहा है, अब हम इस एरिया की फिर से स्क्रूटनी करेंगे। नोट डाउन करिएगा एक छोटी सी कॉपी बनाकर। प्रयास करें कि अगर आप सीरियसली आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डियर, तो आप इन सारी चीजों को जरूर नोट डाउन करें, जस्ट बिकॉज कि ये चीजें प्री में बहुत पूछी भी जाती हैं, आपकी समझ बेहतर तरीके से विकसित भी होगी। चलिए आइए यहां ध्यान से देखें, यह है भाई हमारा साउथ ईस्ट एशिया, और अगर मैं पर्सनली कहूं तो मेरा सबसे फेवरेट रीजन। वाई? बिकॉज एक तो हमारा ग्रेट इंडिया इस एरिया में आता है, और दूसरा हमसे मिलता जुलता कल्चर। और इस एरिया को जब भी मैं देखा करता हूं, पता नहीं क्यों बार बार दिमाग में ख्याल जरूर आता है कि यह भारत के गौरवान्वित इतिहास की व्याख्या करता है। यहां पर जो एरियाज आप देख रहे हो, जरा इन एरियाज की कल्चर के बारे में आप सोच कर देखिए, आपको हाईली इन्फ्लुएंस दिखाई देगा इंडिया का। आप फील कर पाएंगे कि कभी हम महाशक्ति, भले ही आज आप मान सकते हैं कि यूएस एक महाशक्ति है, बट नो डाउट इंडिया के एक ग्लोरीफुल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा साक्ष्य है इस स्थान में मिलने वाली जो सिटीज हैं। फाइन, आप देखें इंडोनेशिया वाला पोर्शन। आइए जरा हम पहले मलेशिया के पोर्शन पर फोकस करते हैं। और अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो बहुत डिटेल में मैंने फिलीपींस वाला एरिया भाई कवर कराया था, तो आज हम बाकी का एरिया कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है भाई मलेशिया वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये साउथ ईस्ट एशिया का है, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, यहां पर थाईलैंड दिखाई देगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर मलेशिया की जो सीमाएं हैं ये किन किन देशों से लगती है। चलिए इसको जरा यहां डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम किस देश की चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं मलेशिया की। भाई मलेशिया कहां आता है, तो क्या मुझे इसे बताने की आपको आवश्यकता है कि यह देश बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में आता है? आई थिंक नो, बट मैं फिर भी लिख देता हूं भाई, साउथ ईस्ट एशिया, या मैं कहूं दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट भाई ध्यान दीजिए कि ये जो मलेशिया वाला एरिया है इसकी जो सीमाएं हैं ये किस किस देशों से मिलती हैं। नोट डाउन करिए भाई, इसकी सीमाएं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने देखा होगा कि ये थाईलैंड से मिलती हैं, थाईलैंड से मिलती हुई दिखाई देंगी। सेकेंडली याद रखें कि इसकी सीमा जो है वो आपको 2 अन्य देश, एक तो है ब्रुनोई, यहां पर देखने को मिलेगी, और एक और भाई सीमा आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया के साथ। अब आपका दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर एक ही देश से दिखाई दे रही थी। डोंट वरी, रुकिए, यहां दिखाई देगा आपको इंडोनेशिया के साथ, और साथ ही सीमा आपको सिंगापुर के साथ भी दिखाई देगी। ओके, सिंगापुर क्षेत्र से। अब आपके दिमाग में प्रश्न कहीं ना कहीं आ रहा होगा इन देशों के साथ कैसे, तो जरा फोकस करिए मैप पर। आपको बेसिकली, माफ कीजिएगा, आपको बेसिकली ये पोर्शन दिख रहा है। यहां पर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये जो पोर्शन है जिस द्वीप में आता है इसे कहा जाता है बोर्नियो द्वीप। नो, ये ब्रुनोई देश है, बोर्नियो द्वीप का नाम है, यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, तो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप में एक देश है जिसका नाम है ब्रुनोई। तो ये ब्रुनोई नामक देश के साथ सीमा बनाता है। नीचे आपको जो है बाय डिफॉल्ट इंडोनेशिया का पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं इसलिए मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा कि बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलिए तो जरा आए इसको हम नोट डाउन करते हैं कि इन देशों के साथ भाई सीमा साझा कर रहा है। अब जरा इस देश को ध्यान से देखिए, यह भी एक स्थल संधि है। स्थल संधि को अंग्रेजी में ना आप एक वर्ड याद रख लीजिए, इसे कहा जाता है बेसिकली इस्थमस, ठीक है। एक वर्ड है, इसे कहा जाता है इस्थमस, और इस्थमस का मतलब है स्थल, डमरू, मध्य।
ठीक है, यह है एक स्थमस या स्थल डमरू मध्य, स्थल, जस्ट अ सेकेंड, स्थल डमरू मध्य। और ये जो स्थल डमरू मध्य है, ध्यान से देखिए, ये आता है बेसिकली, इसका एक नाम है, इसे कहा जाता है क्रा। जी हां, क्रा स्थल डमरू मध्य, क्रा। ओके, अब ये क्रा क्यों कहा जाता है, तो इतिहास में ना जाएं, इतना समझ लें कि ये है भाई चाइना का एक सबसे बड़ा सपना, चीन का स्वर्णिम सपना है, स्वर्णिम स्वप्न है, या फिर गोल्डन ड्रीम इसे कहा जाता है। ओके, अब ये क्यों कहा जाता है अभी आप समझ जाएंगे। चीन का जो सबसे अधिक व्यापार है, बहुत ध्यान से देखिएगा, चीन का सर्वाधिक व्यापार होता है भाई दक्षिण चीन सागर से। दक्षिण चीन सागर पर चाइना की अत्यधिक डिपेंडेंसी है, और इस डिपेंडेंसी के कारण चाइना जो है वो कहां से निकलता है भाई, एक छोटा सा एरिया है, आप जरा ध्यान दें, ये प्लेस है, इसे कहा जाता है भाई मलक्का। मलक्का में डेली चाइना के 2000 शिप, लगभग 2000, कभी पीक मौसम होता है तो इसके आसपास नंबर होता है, 2000 के आसपास शिप पास होते हैं। भारत की ही तरह चीन भी एक ऑयल डेफिसिट नेशन है, हम भी अपनी जो है तेल की डिमांड के लिए गल्फ नेशन पर डिपेंड करते हैं, चाइना का भी यही हाल है। अब इस स्थिति से उबरने के लिए भाई चाइना सीधा सीधा इंपोर्ट करता है ऑयल, और इसके शिप पास होते हैं इस मलक्का नामक स्थान से। अब समस्या ये है कि मलक्का के सामने विराजमान है भाई भारत के ये द्वीप, यानी कि चाइना का, पाकिस्तान का, हर एक देश का एक सबसे बुरा सपना होता है। पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना है कि भाई सिंधु जल समझौते से भारत बाहर आ जाएगा और एक दिन सिंधु नदी का जल जो है वो रोक लेगा। चीन का भी एक पुराना जो है वो नाइटमेयर है, वो ये है कि किसी दिन मलक्का जल संधि पर कोई और देश कब्जा कर लेगा और यहां से चाइना ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि भाई इस्थमस ऑफ क्रा, ये पूरा एरिया के लिए कहा जाता है, केवल इस एरिया के लिए नहीं, इस पूरे प्लेस के लिए इस्थमस ऑफ क्रा कहा जाता है। यहां से चाइना बेसिकली बनाना चाहता है एक नहर, क्लियर, जैसी यूएसए ने पनामा में बनाई है। ओके, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्रा वाले एरिया में आता है। अब आ जाइए जरा, हम अपने स्थान पर वापस आते हैं, फिर से मलेशिया पर फोकस करते हैं। अब देखिए मलेशिया में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, जरा हम एक बार नक्शा इसका ड्रॉ कर लें। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है भाई मलेशिया का पोर्शन, ठीक है। आइए जरा हम इसको एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां भाई आपको दिखाई देगा मलेशिया का प्रायद्वीपीय भाग। ओके, यह मलेशिया का एक प्रायद्वीपीय हिस्सा है। पहले हम इस पर जरा फोकस करते हैं, फिर दूसरे हिस्से पर आएंगे। ध्यान दीजिए कि आपको यहां पर दो पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी मलेशिया वाले एरिया में। यह क्रा वाला निकटवर्ती भाग है। यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो कुछ आपको पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी। ओके, ध्यान दीजिए, यस, ये है तेना सेरिम हिल्स। ये कहां पर आ रही है, ये मलेशिया में साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ रही है। तो चलिए पहले मैं आपको सागर से थोड़ा परिचित करा दूं। ये है भाई साउथ चाइना सी मलेशिया में, जस्ट इन फ्रंट। कौन सा वाला पार्ट, तो यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं, ये पार्ट है इसका भाई, ये पूर्वी भाग है। ओके, डन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये है मलक्का की जल संधि, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पर आता है भाई हमारा अंडमान सागर, अंडमान सागर। ओके, ये है सुमात्रा द्वीप, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर मेंशन भी कर दूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएं। एक दूसरे मैप से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए यहां आपको दिखाई देगा ये मलेशिया वाला एरिया है, यहां आपको बच्चे ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये सुमात्रा का एरिया है। यहां आपको जो है सुमात्रा के नीचे जावा द्वीप वाला पोर्शन है, यहां बाली वाला पोर्शन है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और ये जो आप एरिया देखोगे ये कहलाता है बोर्नियो द्वीप वाला एरिया। यहां पर कुछ छोटे और भी द्वीप हैं, ठीक है। तो आइए जरा यहां पर हम कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं। ये है भाई अंडमान सागर, अंडमान सागर। ये है भाई साउथ चाइना सी,
साउथ चाइना सी या सागर, और यहां पर है भाई मलक्का। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, कुछ समय बाद इसकी मार्किंग करेंगे। ओके, अब जरा यहां देखिए, मैंने जैसा आपको अभी बताया कि कुछ माउंटेन्स यहां दिखेंगे आपको इस तरीके से। ओके, ये जो माउंटेन्स हैं, मैंने जैसा आपको अभी बताया, इनका नाम है टेने या टेना सेरिम माउंटेन। ये टेना सेरिम माउंटेन्स ये आते हैं मलेशिया में। जस्ट अ सेकेंड, टेना सेरिम पहाड़ियां या माउंटेन्स। इसके अलावा जरा यहां देखिए, एक और आपको हिल्स दिखाई देगी, ये इसके दूसरे तरफ है, अर्थात ये किस सब तरफ आएगा, अंडमान सागर की तरफ। इसका नाम क्या है, जस्ट अ सेकेंड, टीटी वांगसा। फाइन, ये जो टीटी वांगसा है ये अंडमान सागर की तरफ है। आइए टीटी वांगसा को भी मार्क करें, जरा इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं भाई, टीटी वांगसा माउंटेन, बांगसा पर्वत, बांगसा होगा भाई वहां, टीटी बांगसा पर्वत कहां पर आता है, तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया है। ये बेसिकली मलेशिया के दूसरी ओर आपको दिखाई देगा। ओके, अब इनकी खूबियां याद रखिएगा कि ये दोनों ही किस सागर की ओर बने हुए हैं, किस सागर की तरफ इनका विस्तार है बेसिकली। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको एक और माउंटेन दिखेगा बिल्कुल किनारे वाले पोर्शन में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये माउंटेन, और यहां पर एक छोटी सी हिल्स भी हैं। आई थिंक आप लोग अभी देख नहीं पा रहे होंगे, जरा मैं इसे रब करता हूं ताकि आप यहां पर इसे देख पाएं। ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये आप यहां पर, अभी हम इस नक्शे को थोड़ा सीधा कर देंगे भाई। यहां देखिए ध्यान से, ये जो पोर्शन है कोर क्रिक रेंज, इसको जरा ध्यान से देखिए, यहां आपको किनाबुला माउंटेन दिखाई देगा। और ये जो किनाबुला माउंटेन है, याद रखिएगा किनाबुला माउंटेन बेसिकली पूरे, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे वापस ला दूं भाई, हाँ यथावत, ठीक है। ये जो किनाबुला माउंटेन आपको दिख रहा है, ये मलेशिया की तो हाईएस्ट पीक है ही, साथ ही पूरे साउथ ईस्ट एशिया की भी हाईएस्ट पीक है। इसलिए आई थिंक आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा किनाबुला माउंटेन, जो कि हाईएस्ट पीक है इस स्थान पर आने वाली। तो रेंज तो खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हां इंपॉर्टेंट ये पीक है, किनाबुला माउंटेन। पर्वत, इसके लिए जैसा मैंने डायमेंशन बताया याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है मलेशिया व पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। बच्चे आई थिंक आपने इसे जरूर याद रखा है। ओके, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसका नाम है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का पार्ट है। ये बच्चे ये कहलाता है जावा द्वीप, ये है भाई बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप, और इस बोर्नियो द्वीप में 3 देश हैं। ओके, मैंने पहले भी बताया है, ब्रुनोई, फिर है एक और जिसे कहा जाता है भाई मलेशिया, और फिर जो है वो लास्ट वन इज आप पाएंगे इज इंडोनेशिया। ओके, ये 3 देशों का यहां पर आपको अस्तित्व दिखाई दे रहा है। अब ये भी याद रखिए कि ऊपर जो है कुछ द्वीप हैं, इन द्वीपों पर किस देश का अधिकार है, आइए मैं जरा यहां आपको दिखाता हूं। ये है बंगी, BANGGI, बंगी द्वीप।
ये जो बंगी द्वीप हैं ये याद रखिएगा, ये बेसिकली आते मलेशिया के ज्यूरिसडिक्शन में ही हैं। एक बार इसी प्रकार से द्वीपों पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे भी ऐड करा है। ओके, ये कहलाते हैं बंगी द्वीप, या कई बार बांगी भी लिखा जाता है। फाइन, दोनों ही राइट है। ये मलेशिया के जो है क्षेत्राधिकार में आते हैं भाई। ठीक है, डन। अब जरा बचे हुए इलाके पर फोकस करिए। मैं अगर इसके थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपके लिए तो कैसा रहे, ध्यान दीजिए। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, इसे मैं शेड आउट कर देता हूं भाई, ताकि आपका ध्यान बार बार इस खाली स्थान पर ना जाए। और इसी तरीके से यहां पर आपको ब्रुनोई वाला पोर्शन दिखाई देगा। ओके, तो ये रिमेनिंग पार्ट बेसिकली हमारा जो वर्किंग स्पेस है ये है। ठीक है, अब यहां जरा देखिए ध्यान से, आपको इस पोर्शन में साउथ चाइना सी दिख रहा है, लेकिन आप अगर साउथ चाइना सी को थोड़ा सा और जो है वो जूम करेंगे तो आपको यहां पर दो भाग और दिखेंगे। एक है सेलेबस सागर, नोटिस करिएगा मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करी थी। फाइन, ये है सेलेबस सागर, सिलेबस नहीं सेलेबस। ओके, और ये सुलू सागर, सुलू सागर, SULU, सुलू सागर। और वही स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का की जलसंधि के बाद अंडमान सागर है, ये मैंने आपसे अभी डिस्कस करा। तो इसे भी याद रखें कि इसके ऊपर आपको फिलीपींस दिख रहा है। चलिए, तो हम यहां पर भी मेंशन कर दें, यहां आपको जो है वो सुलू सागर दिखाई दे रहा है। ओके, और जो रिमेनिंग पोर्शन है नीचे वाला, यहां आपको जो है सेलेबस सागर दिख रहा है। अब दोनों ही प्लेसेस आसपास हैं, इसलिए मैं अभी से हौच पौच नहीं करना चाहता। अब यहां पर आइए जरा मैं एक मार्किंग ऐड करूं, इसे कहा जाता है भाई मलक्का संधि या जल संधि। ओके, यहां कहीं पर आपको जो है वो दिखाई देगा, यह है सिंगापुर। ओके, यहां पर आपको कुछ नदियां और दिखेंगी। आइए जरा इन नदियों पर फोकस करते हैं। नदियों की तरफ जाने से पहले एक बात मैं आपको और इंडिकेट करना चाहता हूं, याद रखिए ये जो इंडोनेशिया आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया आपको जो दिख रहा है, हमेशा याद रखिएगा कि ये देश से गुजरती है बेसिकली भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और यह भी याद रखिएगा कि ये एशिया का फिर इसी प्रकार से एकमात्र देश हो जाता है जो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आने वाला एशिया का एकमात्र देश, दक्षिणी गोलार्ध में आने वाला एशिया का देश। और भी देश है भाई बाय डिफॉल्ट, तो ये एशिया का एक देश है। साथ ही एक बात और याद रखिए, मलेशिया पूरी तरह से जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। देखने पर ऐसा लगता है कि यहां से भी जो है वो गुजरती होगी भाई भूमध्य रेखा, पर नहीं गुजरती, याद रखिए पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब जरा आइए यहां की कुछ नदियों पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए तो आपको दिखाई देगा भाई, एक नदी है यहां पर, ये एक नदी है भाई, जरा मैं इसे डार्क करूं, ये है पहांग रिवर। एक आपको दिखाई देगी, ये है प्रायद्वीपीय भाग में। याद रखिएगा इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है पहांग नदी। ओके, इस प्रकार से साउथ चाइना सी की तरफ जाती है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि किस दिशा में जाएगी। ओके, तो प्रायद्वीपीय मलेशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी यह कहलाती है पहांग नदी, पहांग नदी। और ये जो पहांग नदी है ये जा रही है साउथ चाइना सी की ओर। इसे आई थिंक आप लोग जरूर याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये जाती है साउथ चाइना सी की तरफ। ठीक है, डन। चलिए अब जरा फोकस करिए, आपको दो अन्य नदियां भी दिखेंगी। जरा मैं एक बार आपको इस पर भी दिखा दूं भाई। एक है यहां आती हुई एक नदी राजोंग नदी, और एक है यहां पर, ध्यान दीजिएगा शायद आपको ना दिखे, बाराम या बारम। ठीक है, दोनों ही नाम चलेगा, मैं यहां लिख देता हूं BARAM। जस्ट अ सेकेंड,
बारम, फाइन, और ये है राजंग, राजंग रिवर, ठीक है। आइए जरा राजंग और बारम रिवर को भी मार्क करें। यहां पर आपको दिखेगी इस प्रकार से, राजंग या राजंग, और ये है भाई बारम रिवर। ओके, तो ये दोनों नदियां मुख्यतः कहां पर आ रही हैं? मलेशिया में, लेकिन प्रायद्वीपीय नहीं, ये बोर्नियो द्वीप वाले पोर्शन में आएंगी। डन। सुलू सागर हो, सिलेबस सागर हो या अंडमान सागर, आपको याद रखना है कि मलेशिया में इस ओर यहां पर आपको दिखाई देता है भाई थाईलैंड वाला एरिया, यहां पर फिर नीचे सिंगापुर वाला एरिया, मलक्का वाला एरिया, अंडमान, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, बोर्नियो द्वीप और इससे सीमा बनाने वाले देश। आई थिंक आपने इसे बेहतर तरीके से अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लिया है। चलिए आप जरा प्रीवियसली जब ये स्थान न्यूज में था उससे मिलती जुलती एक खबर पर नजर दौड़ाते हैं। ध्यान दीजिए, और खबर पर भी और उसके प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित जो झीलें हैं इन पर विचार करें। ओके, यहां पर झीलें नहीं आएगा भाई, स्थान है, ये स्थानों पर विचार करिए। ओके, निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए, ठीक। फोकस करें, यहां पर कुछ सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। एक है भाई हो ची मिन्ह सिटी, एक है बाडुंग सिटी, बैंकॉक, सिंगापुर और कुआला लंपुर। अब ये जो प्लेसेस हैं इन्हें कहा गया है कि भाई दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा करते समय उपरोक्त शहरों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको सही क्रम बताने का प्रयास करना है, यानी कि कोशिश करनी है कि आप इसका सही क्रम बता पाएं। देखिए फोकस करिए बात पर। अगर आपने नोटिस करा होगा तो मैंने आपको इसके पहले बताया था भाई इस बारे में कि जो दक्षिण से उत्तर के क्रम में आने वाले प्रश्न है या उत्तर से दक्षिण में आने वाले प्रश्न है, खासा यूपीएससी पूछने में इंटरेस्टेड होता है भाई, तो कोशिश करिएगा कि इसका उत्तर जरूर दे पाएं आप। फाइन, मैंने इसके पहले राजधानी वाला क्रम आपसे कहा था। एटलस उठाइए, देखिए उसे और प्रयास करिए उत्तर देने का। तब तक मैं यहां पर आपको उत्तर बताता हूं, आप प्रयास करते रहिए। ये बाडुंग जो सिटी है, शायद नाम सुना होगा आपने, इंडोनेशिया में आती है। बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है। सिंगापुर हमने अभी चर्चा करी, और कुआला लंपुर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मलेशिया की कैपिटल है कुआला लंपुर। फाइन, चलिए आइए जरा मैं आपको नक्शे पर इन स्थानों के बारे में बताता हूं। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई। ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये है बैंकॉक वाला एरिया। फाइन, इसके अलावा जो हो ची मिन्ह सिटी है ये आपको दिखाई देगी इस प्रकार से, ये वियतनाम में आती है। ओके, इसी तरीके से फिर कुआला लंपुर, फिर सिंगापुर और फिर बांगडुंग एरिया। अर्थात क्रम जो है वो बैंकॉक का होगा, यानी कि थाईलैंड की कैपिटल का होगा, फिर वियतनाम वाले एरिया का होगा, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर और फिर लास्टली इंडोनेशिया। आई थिंक अगर आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर इसे देखना चाहें तो सबसे पहला जो होगा भाई ये आएगा फर्स्ट बैंकॉक वाला एरिया, सेकंड ये जो वियतनाम वाला एरिया है, फिर जो है वो थर्ड आपका अगर मैं कहूँ तो यस थर्ड जो है वो कुआलालंपुर वाला एरिया, दिस वन इज थर्ड, सिंगापुर फोर्थ, बांगडुंग फिफ्थ। सो इसका क्रम जो होगा अगर यहां पूछा गया है दक्षिण से उत्तर तो फिर ये इस क्रम को आप उल्टा कर दीजिए, और नहीं तो मैंने उत्तर से दक्षिण आपको अभी बताया है। फाइन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब आपका फिफ्थ फर्स्ट हो जाएगा भाई क्योंकि पूछा गया है दक्षिण के क्रम में। फाइन, नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बांगडुंग दिखेगा, इसके बाद सिंगापुर दिखेगा, कुआलालंपुर दिखेगा, वियतनाम की सिटी मांगचुंग दिखेगी और उसके बाद फिर आपको बैंकॉक वाला एरिया दिखेगा। आई थिंक आपने जरूर आंसर करा होगा। आइए चर्चा करते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर में बताया गया भाई हमारा गुजरात राज्य रहा न्यूज में ये आया भाई कि नासा ने अपने सैटेलाइट से गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड एरियाज के पास एक पुरानी लेकिन खासा इंपॉर्टेंट नई क्रेटर झील को ढूंढा है जिसे कहा गया
कि भाई इसका नाम है लूना, पास के गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हमारे लिए अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे निर्माण हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके कारण गुजरात वाला एरिया जो है वो खासा जो न्यूज़ में रहा वो आया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर करा, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्लेषण में बताया गया कि जो क्रेटर झील है इसका निर्माण उल्कापात के कारण हुआ है, अर्थात उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ होगा। ज़्यादा वैज्ञानिक पहलुओं पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा इस बात पर करेंगे कि भाई अब चूंकि ये नक्शा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इस एरिया को कवर करेंगे हम। पहले भी मैंने इस एरिया को कुछ कवर करा है, आज कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही उन चीज़ों को आपके दिमाग में सेटल डाउन कराने का प्रयास भी करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, अलग से इन चीज़ों को नोट्स का पार्ट अपने बना रहे हैं। यह है भाई हमारा वेरी ब्यूटीफुल गुजरात वाला एरिया। खासा न्यूज़ में तो इसलिए भी रहता है भाई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का भाई क्षेत्र रहा है, और साथ ही आप पाएंगे कि काफ़ी जो बड़े हमारे प्लेसेस हैं ये यहाँ आपको दिखाई देते हैं। चलिए ज़रा फोकस करिए गुजरात वाला एरिया, ठीक। आप अगर मैं अभी केवल ब्रॉडर सेंस में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बाद में फिर अभी हम नक्शे पर इसे अलग से प्लॉट तो करेंगे ही। यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ये जो है ये कच्छ रण का एरिया है, फाइन, ये कच्छ का एरिया है, और कच्छ रण में भी आपको दो प्लेसेस दिखेंगे, एक लिटिल रन ऑफ कच्छ और एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। अभी हम इस पर भी आते हैं, ठीक है। तो ये कहीं आपको दो प्लेसेस में आपको डिवाइड होता हुआ दिखेगा। आइए चलिए इसे ज़रा हम अलग से भी ड्रॉ करें, पर यहाँ पर आप देखिए ये कच्छ का प्रायद्वीप, जैसा मैंने बताया ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप दो प्रायद्वीपों से मिलकर बना है, और फिर यहाँ पर आपको जो है वो मैदानी भाग दिखेगा, काठियावाड़ का मैदान या पूर्वी काठियावाड़ का मैदान इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई इसे भी हम ड्रॉ करके समाप्त करें भाई, ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा दिमाग पर सेटल डाउन रहें। कोरी क्रीक, खारू क्रीक और गटाई क्रीक, मैं अभी और भी कुछ क्रीक्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए पहले तो भाई किस स्थान की बात हो रही है, बात हो रही है गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य के लिए सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे कुछ महत्वपूर्ण भारत का सबसे पश्चिमी राज्य तो है ही, और खासा उद्योगों के लिए भी फेमस है। मैं अभी इन उद्योगों पर भी आने वाला हूं। चलिए आए देखें जरा, यहां आपको दिखाई देगा, यहां से हम लेते हैं भाई, यहां आपको दिखाई देगा कुछ क्रीक्स आपको बनती हुई दिखाई देंगी। क्रीक्स को अंग्रेजी में ना सोता, हिंदी में सोता कहा जाता है, ओके, पर जनरली क्रीक्स ही लिखा जाता है, एग्जाम में भी इसी नाम से पूछा जाता है, तो इसलिए हम उसी पर फोकस रखेंगे। यह है भाई हमारा गुजरात वाला एरिया, ठीक है। इस गुजरात वाले एरिया में जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो प्रायद्वीप है इसे कहा जाता है बेसिकली, जो नीचे वाला काठियावाड़ है, ऊपर वाला कच्छ का प्रायद्वीप है, कच्छ रण का एरिया है या कच्छ का प्रायद्वीप है, फाइन। चलिए इसे नोट डाउन करें जरा, यह है कच्छ का प्रायद्वीप, और इस तरफ देखिए मैंने जो मार्किंग्स पहले पढ़ा रखी है मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो प्रयास करिएगा कि जो आपने मार्किंग्स पहले पढ़ी हैं उन्हें अलग से देख लें। मैं इसे अलग दूसरे डायमेंशन से बताने वाला हूं आज। यह है कच्छ का प्रायद्वीप, यह है काठियावाड़ का प्रायद्वीप, ओके। यहां पर कुछ हिल्स हैं, जैसे यहां पर आपको जो है वो गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, मांडव हिल्स, ये हिल्स दिखेंगी, मैंने पहले पढ़ा दी हैं आपको, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है पोरबंदर तट, ओके, पोरबंदर तट। ये वाला जो एरिया है, ये वाला प्लेस, जरा मैं इसे दोबारा लिख दूं भाई, ये वाला प्लेस ये गोहिलवाड़ तट है, गोहिलवाड़ तट, ये पोरबंदर तट, पोरबंदर तट, और यहां पर आपको कुछ
प्लेसेस, खाड़ियां दिखाई देंगी, इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। ओके, कच्छ की खाड़ी। और ये जो पोर्शन है इसे बेसिकली कहा जाता है यहां, ये वाला एरिया, खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी आपने देखा, जो है वो खंबात की खाड़ी देखा। अब यहां देखिए, ध्यान दें तो आपको कुछ प्लेसेस दिखेंगे, जैसे यहां आपको क्रम से याद रखिएगा, सबसे पहले सर क्रीक, फिर कोरी क्रीक, और अब एक नई क्रीक में ऐड करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये है खारू क्रीक, और इसके अलावा गोदाई क्रीक, फिर हम इसके बारे में कुछ समय बाद बात करेंगे, ठीक है। तो ये है सर क्रीक, कोरी क्रीक और खारू क्रीक। ये तीनों ही आपको बच्चे कहां दिख रही हैं? ध्यान दीजिए, ये गुजरात वाले एरिया में दिख रही हैं। डन। अब यहां पर मैंने पहले भी डिस्कस करा है, इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे। ये स्थान आपको दिखाई देगा, ये है द्वारका। ओके, मिस्टीरियस सिटी, माइथोलॉजिकल सिटी। भाई यहां पर कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं कि यह स्थान पूरी तरह से एक समय पर सागर के अंदर गया था और दोबारा इमर्ज हुआ है, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपको दिखाई देगा द्वारका वाला एरिया, ठीक। अब जरा इस खंबात की खाड़ी वाले पोर्शन पर गौर करें। यहां आपको एक नदी दिखाई देगी, ये है साबरमती। यहां एक दूसरी नदी दिखाई देगी भाई, ये है माही। फिर आपको दिखाई देगी भाई नर्मदा, और फिर आपको दिखाई देगी तापी, ठीक है। मैं जरा नेमिंग कर दूं, और मैंने ये पहले भी बता रखा है, लेकिन आज मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। तो बच्चे ये है भाई साबरमती, ये है बच्चे माही, बच्चे ये है नर्मदा, और डियर ये है तापी या ताप्ती, ठीक। अब साबरमती नदी के लिए याद रखिए ये आती है अरावली से, माही नदी ये विंध्य के एरिया से आती है, जो नर्मदा है ये अमरकंटक से आती है, और जो तापी है या ताप्ती है ये बेसिकली आती है सतपुड़ा में। एक प्लेस है, लोकल हिल्स हैं, महादेव हिल्स के पास, ठीक है, वहां से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये नदियां तो खासा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसे यहां पर नोट डाउन कर देता हूं भाई। साबरमती ये आ रही है अरावली से, फिर है भाई माही, ये आ रही है विंध्य से, फिर है साबरमती, माही, फिर नर्मदा, भाई ये आ रही है हमारे जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, और फिर ताप्ती। बच्चे ये आ रही हैं बेसिकली हमारे सतपुड़ा की पहाड़ियों से। पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि जो माही बच्चे नदी है, ये नदी याद रखिएगा ये कर्क रेखा को 2 बार भाई कट करती है। पढ़ाया है मैंने आप सभी को, मकर रेखा को कौन 2 बार कट करती है, भूमध्य रेखा को कौन सी रिवर 2 बार कट करती है। चलिए एक प्रयास करते हैं, कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताइए कि मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी और साथ ही जो दूसरी भूमध्य रेखा है इसे कट करने वाली नदी। चीटिंग करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, दोनों ही नदी जो है वो अफ्रीका में आती है, ठीक है। तो जरा यहां पर फोकस करिए, ये जो है वो 4 नदियां हुई हमारी। अब जरा यहां पर अन्य कुछ प्लेन्स पर फोकस करिएगा। ये भरूच का मैदान है और ये बड़ौदरा का मैदान है। आने वाले समय में अंदाज है मेरा कि ये जरूर पूछे जा सकते हैं। रीजन इज कि परफेक्टली 2 नदियों के बीच में है। यूपीएससी को इस डायमेंशन से काफी इंटरेस्ट होता है, इसीलिए याद रखिएगा कि जो भरूच का मैदान है, ठीक है, ये भरूच का मैदान बेसिकली आपको दिखाई देगा, ये सिचुएटेड है, या मैं कहूं ये हिस्सा आता है नर्मदा और तापी के बीच में। और मैं यहां भाई लिख भी दूं, भरूच का मैदान बच्चे ये आपको दिखाई देगा नर्मदा
व तापी के बीच में। और इसके अलावा जो हमने दूसरा देखा बड़ौदरा का मैदान, ये भाई आपको दिखेगा नर्मदा व माही के बीच में। ये आप अपने दिमाग पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, नर्मदा और माही के बीच में। अब काठियावाड़ के एरिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूं। ये रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में आपको लिटिल रन ऑफ कच्छ यहां दिखेगा। ओके, इसे कहा जाता है लिटिल कच्छ। ओके, यहां पर आपको जो है वो एक बंदरगाह दिखाई देगा, इसे कहा जाता है कांडला बंदरगाह। पहले हम पढ़ चुके हैं इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे। इसके नीचे आपको इस स्थान पर जामनगर दिखाई देगा। मैंने कांडला की पूरी जो है जियोपॉलिटिक्स आपको समझाई थी कि भाई कांडला बंदरगाह भारत का, एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है भाई कि इंडिया लॉस्ट कराची दैट्स व्हाई डेवलप्ड कांडला। भारत ने आज़ादी के बाद विभाजन के कारण जो कराची बंदरगाह था वो खो दिया, इसलिए हमने कांडला बंदरगाह बनाया। क्यों? क्योंकि कराची बंदरगाह वो बंदरगाह था जो हमारे लिए खासा महत्वपूर्ण था, वहां से तेल आया करता था क्योंकि अरब देशों करीब था। इसीलिए हमने अरब देशों के करीब रहने वाले दूसरे बंदरगाह कांडला को विकसित करा। कांडला की समस्या यह थी कि पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में आता था। अब कांडला बंदरगाह से निकलकर जो ऑयल है वो आता है जामनगर। हमने जो है शार्पनेस से काम करा, जामनगर में इन्वेस्टमेंट कराया, किसका? सऊदी अरेबिया का, पॉलिटिकल पेरेंट ऑफ पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो गल्फ नेशंस का है। फाइन। अब गल्फ नेशंस का जब कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट, इंडिया का आजादी के बाद 78 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है भाई सऊदी अरामको का। सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और इस ऑयल रिफाइनरी कंपनी का 78 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया में इन्वेस्टमेंट, यह दर्शाता है कि भाई खासा पैसा लगा हुआ है जामनगर में। पाकिस्तान सपने में भी इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोच सकता। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स बिलोंग्स टू एवरी टाइम ज्योग्राफी। फाइन। तो यहां आप समझेंगे कि जामनगर वाले एरिया में भारत ने अच्छा खासा डिफेंस जो है वो अपने आप को डिफेंड कर लिया है बेसिकली इस एरिया में, ठीक है। अब कच्छ रण वाले एरिया के लिए याद रखिएगा, यहां पर आपको दो नदियां दिखाई देती हैं। एक है भाई लूनी, जिसे सागरमती भी कहा जाता है, लूनी नदी, और एक है भाई जिसे बनास या पश्चिमी बनास कहा जाता है। ये दोनों ही कच्छ रण में खत्म होती हैं। भारत के अंतःस्थलीय नदी सबसे लंबी लूनी है, अरावली के एरिया से आती है और इस प्रकार से आपके लिए जरूरी है। आई थिंक आपने चीजों को नोट डाउन करा है और आपने बेहतर तरीके से सेटल डाउन भी करा है। आइए जरा एक जो प्रश्न है उस पर फोकस करते हैं। यहां लिखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कहा गया है जो झीलें दी हैं और उनके लिए उनकी विशेषता लिखी हुई है। एक है भाई वूलर झील, यहां पर लिखा हुआ है ये टेक्टोनिक झील है। चिल्का झील यहां पर लिखा हुआ है ये लेगून झील है। वेम्बनाथ झील ये लिखा हुआ है बैंक वाटर झील है। और लुनार झील इसके लिए लिखा गया है ये क्रेटर झील है। प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने का, ठीक है। चूंकि आपने झीलों के ही संबंध में न्यूज को देखा है तो आई थिंक आपके लिए जरूरी है। वूलर झील ये कहां आती है तो आई थिंक आपको पता होगा। वूलर झील जो है वो न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा। वूलर झील कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ये झील जम्मू कश्मीर J&K वाले प्लेस में। चिल्का झील ये ओडिशा में। वेम्बनाथ झील ये याद रखें कि ये आती है केरल वाले एरिया में। और लुनार झील ये आती है भाई महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक। तो ये सही है, लुनार झील बिल्कुल क्रेटर झील है। याद रखिए वूलर झील ये आप पाएंगे ये टेक्टोनिकली मेड झील है। फाइन। आई थिंक आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, हिमालयन पोर्शन में आता है, मैं कभी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। चिल्का झील भाई ये पूरी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी लगून झील है। फाइन। जो वेम्बनाथ झील है याद रखिए वाटर, ये बैंक वाटर झील है। कभी हम देखेंगे तो मैं आपको इसकी जो है वो ज्योग्राफी के बारे में समझाऊंगा, तब हम समझेंगे कि अलग अलग झीलों का प्रकार कैसे निर्धारित होता है।
और लास्टली लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है और नो डाउट ये क्रेटर झील है, उसी प्रकार से जैसे जो है आपने पहले देखा, जो हमने जिस न्यूज़ को अभी कवर करा है इसके बारे में, ठीक है। तो आई थिंक आपने अभी जिस न्यूज़ को देखा है ये भी लूना झील, ठीक है। तो इतना पोर्शन आई थिंक आपके लिए इस वीक के लिए पर्याप्त है। देखिए ये पोर्शन खासे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार इसे रिवाइज करें, बार बार इसे सिंक इन करें, और एक मैं तो कहता हूं कि एक अलग डिफरेंट कॉपी बनाएं जिससे आप इन सारी चीज़ों को समझ सकें। अब एक और अनाउंसमेंट भाई, अगर आपका जो वैकल्पिक विषय है वो ज्योग्राफी है अर्थात भूगोल, अगर आपका वैकल्पिक विषय है अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो फोकस करिए कि इसके जो बैचेस हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं, और वैकल्पिक विषय मैं ही लेने वाला हूं, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं आपको। बैचेस 31 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इस माह की 31 तारीख से क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। फाइन, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो देखो भाई, मैं स्पष्ट कर दूं कि भूगोल वैकल्पिक विषय वो एकमात्र विषय है जो आपको 30 से 35 प्रश्न सीधे सीधे आपके प्री में ही दे देता है। मतलब आप केवल भूगोल वैकल्पिक पढ़ लें, इसे याद कर लें, सिंक इन कर लें, आपके 30 से 35 प्रश्न सफल होंगे आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वो वैकल्पिक विषय है जो आपको आपके जीएस पेपर 1 का, अब एक बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, जिस स्टूडेंट ने ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लिया होगा वो जीएस पढ़कर ही पेपर 1 का आंसर लिखेगा, आप उससे एडवांस आंसर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑनर्स तक की तैयारी करके आए होंगे, ऑप्शनल में ऑनर्स तक की तैयारी हो जाती है भाई। साथ ही एक बात और भाई, आपका जो जियो पॉलिटिक्स है अर्थात आईआर का वो पोर्शन जो खासा पूछा जाता है एग्जाम में, ये पोर्शन आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स से ही जन्मा है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसका पार्ट है, एक्सटेंसिव लेवल पर पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके अन्य जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका जो पर्यावरण का पोर्शन है वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के नाम से आप इसमें पढ़ते हैं। अब भाई कोर ज्योग्राफी तो है ही, लेकिन बायो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पूरे इकोनॉमिक से कोर कंसेप्ट आप इसमें पढ़ लेंगे। क्यों किसी स्थान पर बेरोजगारी, क्यों किसी स्थान पर मानवीय बस्तियां, क्यों दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति की बिल्डिंग के आसपास आपको स्लम एरिया दिखते हैं, से लेकर अंत तक क्यों आपकी सिटी में अर्बन प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही, सब कुछ ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है। इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, और सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सबसे रोचक ऑप्शनल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस ऑप्शनल को जरूर अडॉप्ट करेंगे, और मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो 31 में से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये बैच आपके लिए 15,999 की कॉस्ट पर अवेलेबल होगा। ये कॉस्ट आपको तब मिलेगी बच्चे जब आप ए के लाइव कोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इन बैचेस का पार्ट आप टाइमली बन जाए। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। कोशिश करिएगा इसे जरूर शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे बच्चे, मैं उतना ज्यादा मोटिवेटेड होऊंगा आप तक इस सीरीज को और भी ज्यादा एफर्ट के साथ लेकर आने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।